हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ कि गॉस लॉ का एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ मैंने बता चुका है। गॉस लॉ क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल। ठीक, क्लोज्ड इंटीग्रल यानी किस पे लगाएंगे हम? किसी क्लोज्ड सरफेस पे लगाएंगे। ठीक है, सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का ये मीनिंग बताया था लास्ट लेक्चर में, कैसे होते हैं? 3D होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस को क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं। फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए भी लिखा जाता है बहुत सारे किताब में। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल होता है। ठीक है, आज हम इसी का एप्लीकेशन है एक, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक लास्ट में लिखूंगा, बहुत बड़ा टॉपिक का नाम है। ठीक है, पहले टॉपिक को बताता हूँ कि कोई ये वायर है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। ठीक है, इसकी इस इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर की वजह से हम किसी पॉइंट P पर, ठीक है, किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लेते हैं कि पूरा इस तरीके से बहुत अच्छे से पॉजिटिवली चार्ज को क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और इसका लेंथ कितना ले ले रहे हैं? इसका लेंथ मान लो ले ले रहे हैं L है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा यहाँ पर ले ले रहे हैं कि ये प्लस इन्फिनिटी और ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी। इसके बीच क्या है? पूरा चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ से इसकी दूरी को मान ले रहे हैं कितना है? R दूरी है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर छोटे छोटे चार्ज हैं, तो ये कोई स्मॉल चार्ज है। ठीक है, तो हम यहाँ डिफाइन करेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसा कि हम करते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो? लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हो। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है? मान लो टोटल चार्ज कितना है? Q। ठीक है, और अपॉन टोटल लेंथ कितना है? L। ये सब बारे में आपने पहले से मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस इनफाइनाइटली L लेंथ रॉड का कोई जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू चूज अ गॉसियन सरफेस। हमें क्या जरूरत होगी? ये चूज अ गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस की आवश्यकता होगी। ठीक है, गॉस लॉ हमेशा मैं कहता हूँ कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, लेकिन गॉस लॉ वहीं लगाना चाहिए जहां पर क्या मिले? सिमेट्री मिले। जहां सिमेट्री नहीं मिलेगी वहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक, तो इस लीनियर वायर पे जो सिमेट्री मुझे नजर आती है, देखिए पहले यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा? ये इसका डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, यहाँ किसी बीच से ले ले रहे हैं कि यार डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये सब आउटवर्ड्स होगा पॉजिटिव चार्ज में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह इस साइड भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होगा? इस साइड होगा। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब देखने के बाद भी लग रहा है कि सिमेट्री इसकी कैसी होगी, देखो जरा। इसके लिए गॉसियन सरफेस जो हमें नजर आ रहा है, वो किस तरीके का गॉसियन सरफेस नजर आ रहा है? एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक सिलेंडर बना देंगे इसके अगल बगल। ठीक है, जो कि गॉसियन सरफेस है, इमेजिनरी होता है, सिर्फ सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर सरफेस देखेंगे हम, तो ये 1 नंबर सरफेस है, और ये जो कर्व सरफेस है जहाँ से कर्व हो रहा है, ये 2 नंबर सरफेस है, और ये नीचे वाला 3 नंबर सरफेस है। ठीक है, यहाँ से हमें फ्लक्स देखना हर एक सरफेस से। एक सिलेंडर जो है, जैसे ये जो मार्कर है वो सिलेंडर है। ठीक, ये वाला एक क्या है? सरफेस है। ऊपर वाला सरफेस दिख रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर ये आपका एरिया वेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में, और यह एरिया वेक्टर क्या है? नीचे की तरफ है। अच्छा, जरा कर्व सरफेस पे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही? इधर निकल रहा है, और एरिया वेक्टर इधर निकल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने देखा कि एरिया वेक्टर जो है वो किधर की तरफ है? ds ऊपर की तरफ है। ठीक है, दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। इसी तरीके से ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो एरिया वेक्टर है, उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है?
90 डिग्री का। ये DS2 आपका था, ये आपका DS3 था और ये आपका DS1। यहाँ पर देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर है, सेम डायरेक्शन में। DS1 जो है कि सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अच्छा, अगर हम पूछे कि नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 विल बी नेट फाई नेट, यानी टोटल फ्लक्स। अब देखो जरा φ1 मतलब क्या हो गया कि EDS1, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट प्लस EDS2 प्लस क्लोज इंटीग्रल E डॉट DS3। अब देखो कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, EDS1 cos 90 डिग्री, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल। तो ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये वाले टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। इसी तरीके से थर्ड सरफेस है वो भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूट क्या करेगा, तो ये वाला कंट्रीब्यूट करेगा, E डॉट जो भी है DS2 लिए थे ना आप इसे DS2, या हम इसे DS ले लेते हैं, जनरल DS, ठीक है। E डॉट DS का क्लोज इंटीग्रल, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री, यानी कि ये क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट DS, यही क्या होगा, नेट फ्लक्स होगा, ठीक है। अब इसके पास क्या है, टोटल चार्ज। क्या गॉस लॉ क्या कहता है कि फाई इक्वल्स टू E डॉट DS इक्वल्स टू Q इनसाइड, थोड़ा यहाँ पर करेक्शन है कि टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज हमें मिल रहा है, यहाँ पर फ्लक्स टोटल मिल रहा है। टोटल फ्लक्स क्या है, E डॉट DS इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल कितना चार्ज है, यहाँ पर हमने माना है Q, ठीक है। अच्छा, अब ds की जगह क्या लेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया। देखो यही वाला एरिया तो आ रहा है, सिर्फ ये वाला, तो ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व लेंथ कितना हमने माना है कि ये L लेंथ है, वही सिलेंडर लिए उसी के बराबर जितना आपका लेंथ ऑफ द वायर है, तो L हो गया। तो E इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो कर्व सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, H मतलब यहाँ पर लेंथ L इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा, इसको ऊपर लिख के बताते हैं यहाँ से, ठीक है, ये वाले पार्ट को E डॉट DS से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए क्या हो गया, E इंटू 2 पाई RH मतलब L इक्वल्स टू Q के लिए देखो, जब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लेमडा इंटू L इक्वल्स टू Q, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पर। तो Q की जगह लिख देंगे लेमडा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो L से L चला गया, E इक्वल्स टू क्या आ गया, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर का, ठीक है। ये वन डायमेंशनल लेके चलते हैं, ऐसा आपने इंटीग्रल मेथड से भी किया था, तो यही आंसर आपका आया था, E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ देख लो, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, इधर R जो डिस्टेंस है, तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे झुकते हुए आएगा, 1/r है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, इस तरीके से आता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, थैंक यू।